हे गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। गाइस, हमारे पास सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सी टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। तो सेकंड वीडियो में भी हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जो सी टेट 2021 में हुआ था। तो उसका जो लेवल 1 है, सी टेट लेवल 1, उसका उसमें जो CDP सेशन रहता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड डोंट बिहेव लाइक। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो भी रोहन है वह खेल रहा था तो उसके चोट लग जाती है, तो उसके पिताजी बोलते हैं यह चीज़ देख करके कि डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, कि भाई लड़की की तरह बिहेव मत करो। बॉयज़ डोंट क्राई, कि जो लड़के हैं वह रोते नहीं है। तो जो यह स्टेटमेंट है फादर की, यह किसको रिफ्लेक्ट करती है, यह मीन्स क्या बताती है? तो इसमें कह रहे हैं रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बताती है। जहाँ चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप मीन्स जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है उसको चैलेंजेस करती है ये चीज़। या रिड्यूस, तो ऐसा तो नहीं है, रिड्यूस नहीं कर रही। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई लड़के लड़कियों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं या रोते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। मीन्स लड़कों की भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी रो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही रोती हैं। ठीक है। सो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास आएगा फर्स्ट। जो यह स्टेटमेंट है यह जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, मीन्स जो भी लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है उसको क्या करती है, बढ़ावा दे रही है। ठीक है। तो इसका आएगा फर्स्ट। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। ठीक है। तो जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है, देखो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो इसका आइडिया था यह किसने दिया था? ये था हमारे पास जॉन डीवी। ठीक है। ये हमारे पास जॉन डीवी था, ये आप याद रखोगे। इसमें जॉन लोक हो गया, ठीक है, और रूसो हो गया। ठीक है। ये चीज़ें इसमें ये जो पर्सन है ना ये याद रख लेना। जॉन लोक हो गया, रूसो हो गया और जॉन डीवी हो गया। ठीक है। इन्होंने मीन्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। ऐसे ही आपको पता है कि जो मारिया मोंटेंसरी थी, है ना, मारिया मोंटेंसरी, और जो कि एक हमारे पास थे फ्रेडरिक फ्रेवल। ठीक है। फ्रेडरिक फ्रेवल जिन्होंने केजी सिस्टम दिया था। तो ये सारे जो हैं ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कहा गया है इसमें, तो वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि भाई टीचर शुड फॉलो फिक्स, तो फिक्स्ड करिकुलम तो यहाँ पे होता ही नहीं है। द एम्फेसाइज शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट्स के बीच जो कंपटीशन है उस पर जोर देती है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, कि स्टूडेंट के बीच जो कंपटीशन है उसको बढ़ावा देती है। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि बच्चों की जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्शन मीन्स उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यह बहुत सारी मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसका डी भी फोर्थ भी नहीं आएगा, फर्स्ट भी नहीं आएगा और सेकंड भी नहीं आएगा। थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक ऐसा मीन्स यह एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चों की नॉलेज को क्या किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए। सो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट आर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, कि एक एक्टिविटी के दौरान जो स्टूडेंट है वो संघर्ष करते देख जो एक टीचर है वो उनको क्यूज और हिंट प्रोवाइड करती है व्हाट, वाई और हाउ से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू लैब। देखो लैब विगोस्की से रिलेटेड है। लैब विगोस्की ने थ्योरी का नाम था सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है। एक तो ये इसकी थ्योरी का नाम याद रखोगे आप, सोशल कल्चरल थ्योरी। मीन्स इन्होंने एक ZPD का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ZPD का। और उसी ZPD में हमारे पास इन्होंने दिया था एक स्कैफोल्डिंग।
ठीक है, स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे देखो स्कैफोल्ड आ रहा है हमारे पास सेकंड ऑप्शन में। सो इसका जो राइट आंसर यही आएगा, जो एक टीचर है वह बच्चों को जो क्यूज और हिंट दे रही है वह एक तरीके से उनको स्कैफोल्ड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, मीन्स एक तरीके से एक टेम्परेरी तरीके की सहायता दे रही है बच्चों को। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हमारे पास सेकेंड आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कि बच्चों का जो सोशलाइजेशन है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कह रहे हैं स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज़ अ प्राइमरी। तो ये हो सकता है कि भाई जो स्कूल है वह सेकेंडरी सोशलाइजेशन, देखो फैमिली तो हमारे पास प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट ही होती है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन स्कूल, आगे हम सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। स्कूल इज़ प्राइमरी, तो देखो स्कूल प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं हो सकता। जो कि बच्चों के ग्रुप होता है, साथी होते हैं, वह भी प्राइमरी सोशलाइजेशन में नहीं आते। और फैमिली एंड मास मीडिया वो था सेकेंडरी, देखो फैमिली को सेकेंडरी सोशलाइजेशन में रखा गया है, तो ये भी नहीं है। इसलिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, कि जो स्कूल है वह सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट होता है और जो फैमिली है वह प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट होती है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसी। देखो मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो थ्योरी है वो दी थी होवार्ड गार्डनर ने। ठीक है, होवार्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी दी थी। सो उससे रिलेटेड है, तो इसमें कहा गया है कि इंटेलिजेंसी आईक्यू, देखो आईक्यू से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, तो इसको छोड़ दो। इंटेलिजेंसी इज वन डोमेन, उन्होंने इंटेलिजेंसी को एक डोमेन नहीं माना था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी इंटेलिजेंसी प्रोवाइड की थी होवार्ड गार्डनर ने। ठीक है, उन्होंने मीन्स इसमें अलग अलग 7 इंटेलिजेंसी दी थी, है ना, 7 इंटेलिजेंसी दी थी। जैसे कि लिंग्विस्टिक से हो गया, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी उन्होंने दी थी, है ना, और ऐसी मैथमेटिकल से दी थी। तो अलग अलग तरीके की उन्होंने इंटेलिजेंसी प्रोवाइड की, इसलिए दीज आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंसी। इसका जो राइट आंसर रखेंगे हम ये रखेंगे कि उनका मानना था कि हमारे पास इंटेलिजेंसी की अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर सी आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं देखो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो आपको पता है कि इन्होंने 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये फॉर्मल कन्वेंशनल नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में से हमारे पास राइट आंसर आएगा। कह रहे हैं परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट, कि बच्चे उसी तरीके का एक्ट या उसी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो दूसरों के लिए अप्रूवेबल होती है, मीन्स जो दूसरे स्वीकृति देते हैं। तो यह किस में है? ठीक है, यह हमारे पास सेकंड स्टेज में आती है, कन्वेंशनल में। देखो कन्वेंशनल में जो कि एक स्टेज आती है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। ठीक है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। तो जो यह स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा ये सोचता है कि भाई वह उसी तरीके का काम करेगा जो दूसरे जिस कार्य को क्या देते हैं, स्वीकृति देते हैं, ताकि वह दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करे। तो गुड बॉय एंड नाइस गर्ल की जो स्टेज है कन्वेंशनल में आती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा सेकेंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर लैब विगोस्की से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आया है हमारे पास। मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, तो सिंपल है, देखो कल्चरल वर्ड इसमें आ रहा है और कल्चरल टूल इसमें आ रहा है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन और इक्विलिब्रेशन ये नहीं लेता है। जो हमारे पास इक्विलिब्रेशन है यह जो जीन पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया था, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है, उसमें इक्विलिब्रेशन टर्म देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास वैसे कल्चरल टूल आएगा। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसमें आपको बता देता हूँ लैब विगोस्की से रिलेटेड आपने कौन कौन सी टर्म याद रखनी है। अगर आपको कुछ और तरीके, देखो इसमें एक तो सोशल वर्ड है ना, तो इसमें आपने सोसाइटी याद रखना है। ठीक है, कल्चरल वर्ड याद रखना है, कल्चरल, और इसमें आपने एक लैंग्वेज
ठीक है। उन्होंने लैंग्वेज को भी प्रमोट किया था। लैंग्वेज में प्राइवेट लैंग्वेज, ठीक है, जिसको उन्होंने इनर स्पीच बोला था, और एक था हमारे पास आउटर स्पीच, ठीक है। तो यह बच्चे की दो तरीके की लैंग्वेज उन्होंने बताई थी। ऐसे ही इंस्ट्रक्शनल लर्निंग याद रखोगे आप, ठीक है। कोलैबोरेट लर्निंग याद रखोगे आप, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग प्रोवाइड की थी उन्होंने, कोलैबोरेट लर्निंग प्रोवाइड की थी उन्होंने, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जेडपीडी का कॉन्सेप्ट मैंने पीछे आपको बता दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने स्कैफोल्डिंग वर्ड उठाया था, ठीक है। स्कैफोल्डिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको एक सहायता देना होता है जो कि टेम्परेरी तरीके से दी जाती है, कुछ टाइम बाद इसको हटा लिया जाता है, ठीक है। तो आगे हमारे पास इसका जो राइट आंसर हमारे पास सी आएगा 7th का। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन प्याजे, तो जीन प्याजे से रिलेटेड आया है। तो देखो साइकोलॉजिकल टूल्स उन्होंने नहीं दिए थे, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें तो यह याद रखोगे आप, आईपी पैब्लो, है ना। स्टिमुलस में आईपी पैब्लो आते हैं हमारे पास, बीएफ स्किनर आते हैं और थॉर्नडाइक, ठीक है। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अभी हमने लैब-विगोस्की के बारे में पढ़ा है ना, तो यह लैब-विगोस्की से रिलेटेड है। तो स्कीमास जो रह गया वो है हमारे पास जीन प्याजे, ठीक है। सो जीन प्याजे ने जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड की थी वह स्कीमास थी। इसका राइट आंसर आएगा डी। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो जीन प्याजे ने दी थी, तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कैरेक्टराइजेस है, मीन्स गुण है, वो कौन कौन से हैं। देखो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है हमारे पास, ठीक है, तो यह तो जो फोर्थ स्टेज है फॉर्मल, यह तो उसकी विशेषता है। सेंट्रिएशन हो सकता है क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है यह सेकंड स्टेज है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज थी, देखो फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी, सेकंड हमारे पास प्री ऑपरेशनल, ठीक है, थर्ड कॉन्क्रीट, और फोर्थ है हमारे पास फॉर्मल। ये प्याजे की 4 स्टेजेस थी। इसमें सेंसरी की बात करें तो सेंसरी से रिलेटेड तो कोई विशेषता पूछी नहीं है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में जो हमारे पास आता है वो जैसे कि इनिमिज्म हो गया, है ना, सेंट्रिएशन हो गया, रिवर्स इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, परसेप्चुअल थॉट्स जो होते हैं हमारे वो सेकंड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें याद रखोगे। इनिमिज्म हो गया, सेंट्रेशन और रिवर्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। एक और होता है गुण ईगोसेंट्रिक का, यह भी हमारे पास सेकंड स्टेज की विशेषता है, ठीक है। सो सेंट्रिएशन इसका आएगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग है, यह फोर्थ स्टेज की विशेषता है, फॉर्मल जो स्टेज होती है, ठीक है। और कंसर्व एंड सीरिएट करना, मीन्स सीरीज में लगाना चीज़ों को, ठीक है, यह थर्ड स्टेज की विशेषता है कॉन्क्रीट की, ठीक है। तो यह कॉन्क्रीट की विशेषता है, तो ये आप याद रखोगे। तो जो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा सेंट्रिएशन सेकंड स्टेज, ठीक है, यह है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने डेवलपमेंट जो है उससे रिलेटेड, ठीक है। डेवलपमेंट से संबंधित मीन्स विकास, आपको पता है कि विकास में विकास के ये कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं, ठीक है। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ द, देखो जो रेट होती है डेवलपमेंट की यह सेम कभी नहीं होती, ठीक है। तो यह सेम कभी नहीं होती, तो ये हो गया गलत। कह रहे हैं डेवलपमेंट अगर ओनली, तो ओनली अगर वर्ड आपको देखने को मिले ऑप्शन में तो इसको इरेज कर दिया करें। यह एक मैं कह सकता हूँ कि यह एक हम टिप्स कह सकते हैं कि ओनली वर्ड आपको मिले तो उसको आप इरेज करने की कोशिश करो, ओनली वर्ड मत उठाओ, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे अब ये ऑप्शन बच गया फोर्थ कि मल्टी डिमेंशनल। तो ये आपको पता है कि डेवलपमेंट फॉलो करता है मल्टी डिमेंशंस को, मीन्स इसमें कौन कौन से डिमेंशंस पाए जाते हैं ये आपको पता है। इसमें ग्रोथ आ जाता है ना,
ग्रोथ। और अगर मैं बात करूं इसमें हमारे पास आ जाता है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट, और हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें डिमेंशंस चले जाते हैं, तो इसका राइट आंसर 4th आएगा। आगे नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, ठीक है। सीक्वेंस बतानी है डेवलपमेंट की कि जब बच्चे जन्म से लेकर के एडोलसेंस में जाते हैं तो इसमें जो डेवलपमेंट की सीक्वेंस क्या रहेगी। देखो जब बच्चा जन्म लेता है तो हमें पता है कि वह अपनी सेंसरीज का यूज़ करता है, तो फर्स्ट सेंसरीज होता है, उसके बाद बच्चा कॉन्क्रीट जो होता है कॉन्क्रीट थिंकिंग यूज़ करने लग जाता है, उसके बाद बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज़ करने लग जाता है। तो यह इसका प्रॉपर क्या है, क्रम है, यह प्रॉपर सीरीज है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो यह जो टर्म थी, यह कॉन्सेप्ट था, यह गॉल्टन ने दिया था, ये आप याद रखोगे, ठीक है, गॉल्टन। तो इसमें कह रहे हैं हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि यह क्या है कि एक लर्निंग की प्रोसेस में बाधा डालता है, तो ये नहीं है। फेलियर भी यह नहीं है। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, कि हम क्या कर सकते हैं कि जो कि ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उनकी एबिलिटी के बेस पर क्या है एक क्राइटेरिया या हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है। हमने क्या करना है कि इसका मतलब होता है कि लेवलिंग वगैरह करना है ना, तो ग्रुप वगैरह हमने नहीं बनाने हैं। इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग, तो ये हो सकता है कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्लानिंग के लिए कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, ठीक है, तो उसमें यह कहीं ना कहीं महत्वता प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो 4th इसका राइट आंसर है। आगे हमारे पास 13 में कह रहे हैं इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन, तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम होता है जिसमें हर तरीके के बच्चे, चाहे वह फिजिकल डिसेबल हों, ठीक है, चाहे वह नॉर्मल बच्चे हों, ठीक है, चाहे वह मीन्स मंदबुद्धि बच्चे हों, तो किसी भी तरीके के बच्चे हों तो उनको एक ही कक्षा में पढ़ाना, एक ही क्लास में सभी बच्चों को टीच करना इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन है वह किस पर जोर देती है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, तो ये हो सकता है। अनडिफरेंशिएटेड तो हमने लेना नहीं है, सेग्रेगेशन भी नहीं करना है। देखो सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि अलग कर देना, ठीक है, मीन्स छात्रों को यहाँ पे अलग किया जा रहा है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, तो इसमें कह रहे हैं हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकम करने के लिए, अवसर अधिकतम करने के लिए क्या करना, अवसर प्रदान करना। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर देखो फर्स्ट हो सकता था, जो कि ओरिएंटेड गोल्स होते हैं, उस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स मीन्स जो कुछ गोल्स को डिसाइड किया जाए तो और उसी गोल्स को प्राप्त करने पर परफॉर्म किया जाए। यहाँ पे 4th में कह रहे हैं प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स अब यहाँ पे देखो हर बच्चा, जो कि हर बच्चा है ना, हर बच्चे की जो मीन्स एक योग्यता होती है उसको मीन्स पोटेंस करने के लिए, उसको ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं। तो इसलिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है और 4th इसका राइट आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो 2016 में डिसेबिलिटी एक्ट आया था तो उसमें एक टर्म यूज़ की गई थी, तो वह टर्म क्या थी कि बच्चों के लिए जो टर्म उनके लिए रिटार्डेड स्टूडेंट मीन्स यह टर्म यूज़ की गई थी, या हैंडीकैप्टेड स्टूडेंट बोला गया, या स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी बोला गया, या स्टूडेंट विद क्रिप्ड बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, आप 2016 के एक्ट पढ़ लेना जो कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसमें जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो टर्म यूज़ की गई थी वह एप्रोप्रिएट टर्म यही है कि स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबल, कि फिजिकल डिसेब की जो टीचर है, सॉरी स्टूडेंट हैं
उनको फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ बोला गया है। ना तो उनको हैंडीकैप्ड कहेंगे, न ही उन्हें रिटार्डेड कहेंगे उनको, और न ही उनको मीन्स उनकी जो बॉडी है वह क्रिप्ड है, इस तरीके की टर्म हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इन टर्म को हम इग्नोर करेंगे और जस्ट हम ये वर्ड यूज़ करेंगे स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टी अ टीचर शुड नॉट। ठीक है, कि जो लर्निंग की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं छात्र, तो उनको मीन्स क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए एक जो टीचर है उसको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नॉट वर्ड जो होते हैं इनको अच्छे तरीके से रिमार्क कर लीजिए अगर आप समझ मीन्स देख लीजिए अगर, क्योंकि भाई इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली हम गलत करके आते हैं। तो नॉट वर्ड को आप अच्छे से देखें और फिर जो ऑप्शन होते हैं उसको पढ़ें। कह रहे हैं यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड। अगर हम यदि टीचर ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उनका यूज़ करेगा, है ना, फिर तो मीन्स जो कठिनाइयाँ उसको अच्छे तरीके से हम संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें कहा है कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें तो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ तो करते हैं। यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी, तो ये भी होता है कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस जो यूज़ करते हैं हम। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, तो जो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना है इसकी भी मीन्स, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है रिजिड, फोर्थ ऑप्शन में वर्ड आया है रिजिड, मीन्स जो भी पेडागोजी एंड असेसमेंट के लिए जो प्रैक्टिस है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर को बड़ी मीन्स जटिलता से, ठीक है, तो कठिनाई से, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 14 का आएगा, 15 का आएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट। तो इसी वर्ड से हमारा आंसर निकल के सामने आ गया। आगे हमारे पास कह रहे हैं इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो क्रिएटिविटी में लो कॉम्प्रहेंशन तो होता ही नहीं है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है क्रिएटिविटी में, हाइपर एक्टिविटी भी नहीं होती है, और इनएंशेंटिवनेस भी नहीं होती है। ठीक है, तो वही देखो क्रिएटिविटी में टेंटिवनेस होती है लेकिन इन अटेंटिवनेस नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग ही रह जाएगा। अगर कॉन्वर्जेंट थिंकिंग की बात आए तो यह इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होती है, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, यह इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होती है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहे हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्जेंट बैकग्राउंड। ठीक है, कि जो बच्चे डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको संबोधित करने के लिए टीचर को देखो अवॉइड तो करना नहीं है, अवॉइड वर्ड से ही यह ऑप्शन आप निकाल दो। ठीक है, ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम, हाँ ये हो सकता है। सेकंड, थर्ड देख लेते हैं, यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर, तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। देखो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट का मतलब होता है कि एक हमने स्टैंडर्ड असेसमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो और सभी के लिए उसी तरीके उसी स्टैंडर्डाइज का यूज़ किया जाएगा सभी बच्चों के लिए। तो लेकिन बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो देखो यहाँ पे डाइवर्स बैकग्राउंड है। डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब होता है कि कोई बच्चा किस तरीके के इन्वायरमेंट से आ रहा है, कोई बच्चा किस तरीके के इन्वायरमेंट से आ रहा है। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिकल सिचुएशन के बेस पे देखें तो कोई बच्चा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पे देखें तो किसी बच्चे की लैंग्वेज हाई होती है, मीन्स उनको इंग्लिश वगैरह अच्छे तरीके से फैमिली में ही वो सीख जाते हैं, और किसी बच्चे की लैंग्वेज थोड़ी लो होती है ना। तो ये डाइवर्स बैकग्राउंड होता है। ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिकल सिचुएशन के बेस पे हो सकता है, सोशली बेस पे भी हो सकता है। कोई अच्छी सोसाइटी में रहते हैं कोई बच्चे, और कोई बच्चे मीन्स अच्छी सोसाइटी नहीं होती जिनमें उनको कुछ चीज़ें सीखने को ईजिली नहीं मिलती है ना। तो वही ये सारी चीज़ें डाइवर्स बैकग्राउंड को फॉलो करती है, इसलिए हम सभी के लिए एक ही तरीके का जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भी काट दो। ठीक है, थर्ड भी काट दो। तो इसमें आगे हमारे पास जो है फोर्थ, इसमें कह रहे हैं देखो
यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथ नेगेटिव, देखो नेगेटिव स्टीरियोटाइप, तो इसी वर्ड से आप ये फोर्थ भी, तो सेकंड फर्स्ट और फोर्थ निकल जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, कह रहे हैं ड्रिल प्रैक्टिस से इस ये हो सकता है, लेकिन सेकंड देख लें, इनकरेज फिक्स्ड प्रोसेस, फिक्स्ड प्रोसेस तो हमने लेनी ही नहीं है, फियर अमंग स्टूडेंट, देखो बच्चों में अगर हम डर पैदा कर देंगे तो ये भी नहीं आएगा, फर्स्ट या थर्ड में हो सकता है, इसमें क्या है देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है कि देखो आपने रीजनिंग के बारे में तो सुना ही होगा है ना, कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना, और उस प्रॉब्लम्स पर हम अपना एक लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, मीन्स लॉजिक लगा करके ही बच्चों को क्या कर लॉजिक लगा करके ही हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी बेस पे यहाँ पे जो कि एक वर्ड आया है एनालॉजिस, ठीक है, मीन्स अब जो है इसी वर्ड से हमारे पास जो है राइट आंसर निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनालॉजिस का मतलब होता है कि वही हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ अटैच करना, ठीक है, न्यू नॉलेज के साथ अटैच करना प्रीवियस नॉलेज को, तो जब हमारी ओल्ड नॉलेज को हम न्यू नॉलेज के साथ अटैच करते हैं, तो जो भी हमें किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जब बच्चे किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वह क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वह अपनी एनालॉजिस को क्या करें, यूज करें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। आगे हमारे पास 19 में कह रहे हैं मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन, जो कि अभी प्रेरणा है लर्निंग में, उसको किस तरीके से सस्टेन किया जा सकता है, कह रहे हैं बच्चों को पनिश करके, पनिश बच्चों को करना नहीं है, मास्टरी ओरिएंटेड गोल, तो ये हो सकता है गिविंग वेरी इजी टास्क हमने नहीं देनी है, रोट वर्ड भी आप काट दो, रोट मेमोराइजेशन वगैरह नहीं करवानी है, तो इसका राइट आंसर आएगा सेकंड, इजी क्वेश्चन था। शर्मिंदगी, देखो शर्मिंदगी की बात करें तो शर्मिंदगी हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, तो ऐसा नहीं है, शर्मिंदगी का कॉग्निशन के साथ, देखो यह एक तरीके की फीलिंग होती है, शर्मिंदगी हम कह सकते हैं कि वही एक तरीके की फीलिंग जिससे हम शर्मिंदा हो जाते हैं, जैसे कि हम उसके सामने नहीं आते, या उससे नज़रें चुराते हैं, या उससे दूर भागते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं इसका हमारे कॉग्निशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जब हम शर्मिंदा होते हैं, तो कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, तो ये हो सकता है इसका, लेकिन नो रोल वाला नहीं हो सकता, इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट, शर्मिंदगी में आता नहीं, ऐसा नहीं है कि हम शर्मिंदा होते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, ना, तो ऐसा नहीं है। शुड बी जनरेट फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है यह कि जो शर्मिंदगी के भाव को हम क्या कर सकते हैं, बार बार पैदा कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सेकंड आएगा कि यह हमारे कॉग्निशन पर क्या करती है, एक बुरा प्रभाव डालती है, नेगेटिव इफेक्ट। 21 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि वही जो टीचिंग लर्निंग का माध्यम है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, देखो रोट मेमोराइजेशन को काट दो, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, ये हो सकता है कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है उनको एक्सप्लोर करना, तो ये हो सकता है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालाइज के कैसे ऑब्जर्वेशन हो सकता है, तो ये भी नहीं है। इमिटेशन और रिपीटेशन हमने फिर लेना नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोर वर्ड मीन्स ज़्यादा, एक्सप्लोर वर्ड जो है इसमें होती है खोज, है ना, तो खोज को आपको पता है कि जो प्याजे था और ब्रूनर था, है ना, तो इन्होंने खोज को ही प्रमोट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट ऑन गिवन टास्क, बिकॉज जो एक टीचर है उसको मीन्स किसी जो एक्टिविटी है
टास्क है उसमें छात्रों की अलग अलग जो गलतियां हैं उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो अलग अलग गलतियों को एनालाइज करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं शी कैन डिसाइड डिग्री, तो पनिशमेंट इसमें वर्ड आ रहा है, इसको काट दो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये चीज़ हो सकती है कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो गलतियां होती हैं वो मीनिंगफुल होती हैं, मीन्स कहीं ना कहीं गलतियों का रोल होता है। देखो अगर बच्चा सीखेगा तो बच्चा गलतियां भी करेगा, है ना, तो गलतियां एक पार्ट होती है सीखने की प्रोसेस में, तो ये हो सकता है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझेगी अध्यापिका, तो इसलिए वह क्या है उसको एनालाइज करना चाहिए बच्चों को, तो ये हो सकता है। थर्ड देख लेते हैं, शी कैन सेग्रीगेट, देखो इसमें सेग्रीगेट वर्ड आ रहा है तो इसको भी इरेज कर दो, ठीक है। आगे हमारे पास है फोर्थ, लर्निंग इज सॉली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, तो ये भी नहीं है। देखो इसमें हमारे पास केवल वर्ड आ गया है ना, तो ये जो सॉली वर्ड है इसको देख करके आप इसको इरेज कर दो, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास रह गया वह सेकंड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, कह रहे हैं बच्चों को सीखने में जो प्रॉब्लम होती है वह कब होती है, जब इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन द डिस्कनेक्टेड चंक्स। हाँ ये हो सकता है कि भाई जब किसी इंफॉर्मेशन को मीन्स डिस्कनेक्टेड चंक्स के साथ, इसका मतलब होता है कि चंक्स का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट में या टुकड़ों में प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन, लेकिन वह इंफॉर्मेशन डिस्कनेक्टेड है, मीन्स एक इंफॉर्मेशन का दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन का दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कोई संबंध नहीं है, तो तब बच्चों को सीखने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए फर्स्ट इसका हो सकता है। सेकंड, दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, तो ऐसा यदि बच्चे मोटिवेट हैं तो फिर तो वो सीखेंगे। लर्निंग इज सोशली, तो अगर उसकी मीन्स सामाजिक संदर्भ के साथ में उसको लर्न किया जा रहा है तो भी वह सीख जाएंगे। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, अलग अलग वे से अगर हम कंटेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तब भी वह सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन सीखने में कठिनाई बच्चों को तभी होगी जब जो उसको नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है वह टुकड़ों में दी जा रही है लेकिन डिस्कनेक्टेड वे से, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आएगा। 24 में कह रहे हैं बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, कि सीखने की बेस्ट स्टेज क्या हो सकती है। हाई अराउजल हो सकता है लेकिन हाई फियर नहीं हो सकता, इसलिए इसको काट दो। लो अराउजल नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी काट दो। मॉडरेट अराउजल हो सकता है और नो फियर यह भी हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हो सकता है। नो अराउजल इसमें आ गया, इसको भी काट दो। देखो अराउजल का मतलब होता है कि जानने की इच्छा रखना, ठीक है, जानने की इच्छा रखना। यदि बच्चा जानने की इच्छा रखेगा किसी चीज़ को तो फिर उसे वह सीखेगा ही सीखेगा, ठीक है। इसलिए हमने मीन्स नो अराउजल वाले काट दिए। और लो, इसमें हाई अराउजल था, यह हो सकता था, लेकिन इसमें हाई फियर आ गया। तो जब बच्चा डर रहा है किसी चीज़ से, ठीक है, तो फिर वह कैसे सीखेगा, इसलिए हमने फर्स्ट भी काट दिया। तो हमारे पास जो राइट आंसर जो रह जाएगा वो है थर्ड, ठीक है। 25 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, तो देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू की बात करें तो ये आप याद रखोगे, एक तो जीन पियाजे, ठीक है, एक हमारे पास लेव विगोस्की। जीन पियाजे जो थे इन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। और जो लेव विगोस्की थे इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म दिया था। ओके, तो ये आप याद रखना, एक तो कंस्ट्रक्टिव, इसका मतलब होता है कि भाई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन बच्चे नॉलेज अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। समाज में वह इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और उनको देख करके एक तरीके की जब वह नॉलेज को बना लेते हैं अपने कॉग्निशन में, तो उसी चीज़ को बोलते हैं कि बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो
कह रहे हैं जो कंस्ट्रक्टिव व्यू है ऑफ लर्निंग सुजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। देखो चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन डैश तो हैव नो रोल, तो नो रोल वाला हमने लेना नहीं है। तो ये भी मैंने कहा था कि इस तरीके का वर्ड मिले ओनली वाला ये आप काट दो, ठीक है। थर्ड में कह रहे हैं प्ले एन एक्टिव रोल। तो चिल्ड्रन क्या है कि अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर थर्ड हो सकता है। फोर्थ एक बार देख लेते हैं, इसमें भी वो वर्ड मिल रहा है हमें सॉली वाला, तो ये आप काट सकते हो सेकंड और फोर्थ और फर्स्ट। इसका राइट आंसर हमारे पास थर्ड रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। तो लर्निंग के लिए जो कौन सा मीन्स कौन सी धारणा एक सही है, उपयुक्त है, एप्रीपिएट है। कह रहे हैं एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। तो ये हो सकता है कि जो योग्यता होती है वह मीन्स इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन योग्यता फिक्स नहीं हो सकती, इसलिए यह काट दो। एफर्ट डोंट मेक एनी डिफरेंस। जो एफर्ट होते हैं उससे कोई फ़र्क तो ऐसा नहीं है, एफर्ट से फ़र्क पड़ता है, तो ये भी हो सकता है। फेलियर इज़ अनकंट्रोल, तो ये भी नहीं है। इसका जो हमारे पास राइट आंसर रह जाएगा वह रह जाएगा मीन्स फर्स्ट, कि जो योग्यता है वह क्या है, मीन्स उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 27 है, इसमें कह रहे हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन। कह रहे हैं निम्न में से जो कौन सा कॉन्सेप्ट है कोई विद्यार्थियों में जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ावा देती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हम ऑप्शन लेंगे जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देगा स्टूडेंट्स में। तो कह रहे हैं कंपटीशन, टेक्स्ट बुक, फ्रिक्वेंट, देखो ये तो लेना ही नहीं है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी तो होती नहीं है। अगर चाइल्ड सेंटर्ड आ जाता ना तो फिर हम उसको चूज कर देते, ठीक है। सो चाइल्ड सेंटर्ड हम रख लेते, इसमें टेक्स्ट बुक आया है। फ्रिक्वेंट एग्जाम, ऐसा भी नहीं है कि हम बार बार परीक्षाएं लेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं काट दो। देखो इसमें आ रहा है इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी मतलब कि क्या है, कहीं ना कहीं खोज की जा रही है। तो मैंने कहा था कि खोज से रिलेटेड अगर ऑप्शन आए तो उसको आप पिक किया करो। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। 28 में कह रहे हैं ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लैब विगोस्की। देखो लैब विगोस्की के से अकॉर्डिंग मैंने आपको लैब विगोस्की में बताया था कि बच्चा प्राइवेट जो स्पीच यूज़ करता है ना, पीछे हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने एक प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया था। तो प्राइवेट स्पीच होती है कि जब बच्चा स्वयं से बातें करता है तो उस टाइम पे वह खुद को क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। खुद को क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। तो इसमें रेगुलेशन वर्ड हमें सेकंड में मिल रहा है, देखो सेल्फ रेगुलेशन। तो यह वही चीज़ है कि एक टास्क के दौरान कह रहे हैं कि जो साइना है वह खुद से बात कर रही है, ठीक है। तो वह उसकी प्राइवेट स्पीच है। तो लैब विगोस्की के अनुसार जो वह खुद से बात कर रही है या उसकी जो प्राइवेट स्पीच है वह क्या दर्शाता है, तो वह दर्शाता है वह खुद को रेगुलेट कर रही है। 29 में कह रहे हैं इवेल्युएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, जो कि मूल्यांकन विधि होती है उसका क्या एम होना चाहिए। स्टूडेंट को लेबलिंग हमने नहीं करना है, सेग्रीगेशन वाला भी काट दो, ठीक है। आगे हमारे पास कह रहे हैं आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स। हाँ ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स होती हैं, उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी हमने नहीं रखना है। इसका राइट आंसर थर्ड रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है यह गॉल्टन ने दिया था, यह कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे। कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो यह कैसे मीन्स एट्रीब्यूटेड है, तो कह रहे हैं हेरिडिटी के साथ है, इसका संबंध इन्वायरमेंट के साथ है। तो ओनली वाले मैंने पीछे आपको बताया है, काट दिया करो। देखो नेदर हेरिडिटी और नॉर, तो ये भी नहीं आएगा। मीन्स जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसमें दोनों जो हेरिडिटी हो गया और इन्वायरमेंट हो गया ना, इसका मीन्स दोनों का मिला जुला क्या होता है, रोल होता है। तो दोनों रोल अदा करते हैं ये दोनों, ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो इसका आएगा फोर्थ, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम किसी वीडियो को अपलोड करें आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।